नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं से सीएम योगी की मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि इस मुलाकात के बाद यूपी की समीक्षा के दौर के साथ ही साथ रणनीति में बदलाव की आहट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में यूपी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से 2019 के मुकाबले सीटें कम होने के बाद भी 11 मंत्रियों के साथ ही यूपी का दबदबा मोदी कैबिनेट में बरकरार है और जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के गणित का पूरा ख्याल इस बंटवारे में रखा गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ ही यूपी में डैमेज कंट्रोल की शुरुआत भी कर दी गई है ताकि आने वाले चुनाव में राजनीतिक गणित को साधा जा सके। तो आज हम बात करेंगे मंत्रिमंडल में यूपी को मिली तवज्जो और क्षेत्र और जाति के समन्वय की, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जी, मुलाकात दिल्ली में हुई और चर्चाएं यूपी में हो रही थी। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के कद्दावर नेताओं से एक एक करके मुलाकात की, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात सियासी गलियारों में बड़ी खबर बन गई। अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात और शिष्टाचार भेंट का जिक्र किया और उन्हें मंत्री बनने पर बधाई भी दी। वैसे ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर यूपी में राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई, खबर बाहर निकलकर तो सामने नहीं आई, मगर यूपी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा ऑपरेशन अंजाम देने वाले हैं, इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर बात करें तो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण में भले ही उनके साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली, मगर पीएम मोदी की नई कैबिनेट में उत्तर प्रदेश और बिहार को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला। लोकसभा के सबसे बड़े राज्य 80 संसदीय सीट भेजने वाला उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में 9 मंत्रियों को जगह मिली, जिसमें नरेंद्र मोदी खुद यूपी से आते हैं। राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, जयंत चौधरी, बीएल वर्मा के साथ कमलेश पासवान शामिल हैं। यानी जातीय और क्षेत्रीय संगम को साधने वाले संतुलन इस लिस्ट में दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस तरह से एक बार फिर से 2024 में भी मोदी कैबिनेट 3.0 में उत्तर प्रदेश के मोदी के साथ ही 11 मंत्री को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ऐसे में एक बार फिर से सीएम योगी की इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा हो सकता है। क्षेत्रीय और जातीय संगम का समन्वय बनाकर जिस तरह से मंत्रिमंडल को गढ़ा गया है, उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल और कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा को जगह मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरा ख्याल क्षेत्र और जाति को लेकर रखा गया है और आने वाले चुनाव में जिस तरह से इस गणित का फायदा उठाने को लेकर रणनीति पर काम चल रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और बड़े फैसले भी उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ सकते हैं। तो आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस से नेता डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ अंकुर सक्सेना जी, प्रवक्ता आरएलडी से भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अंकुर जी, पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर मोदी कैबिनेट में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और उत्तर प्रदेश के 11 मंत्री पीएम मोदी को मिलाकर होते हैं, देखा जाए तो अलग अलग जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो 19 के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से सीटें उत्तर प्रदेश से मिली हैं, 11 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बार पुनः मैं भारत के आम जनमानस का इस ऐतिहासिक फैसले के लिए हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जहां तक मोदी कैबिनेट का सवाल है, तो देखिए, जो कैबिनेट का में जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपने किसी भी डिसीजन के लिए
स्वतंत्र होते हैं और जो कैबिनेट वो चूज करते हैं वो अपने इस उद्देश्य से चूज करते हैं कि किस हिसाब से वो आम जनमानस के हित में एक हितकारी फैसला ले सके और कैबिनेट उस फैसले में उनका सहयोग करे। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो कैबिनेट को बनाया गया है या जो कैबिनेट आपके समक्ष आज की डेट में दृष्टिगोचर हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें समस्त धर्म, जाति, संप्रदाय और प्रत्येक क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं उनको उस कैबिनेट में स्थान दिया गया है। आप देखेंगे उनका जो वर्तमान कैबिनेट का स्वरूप है, ये कहीं ना कहीं मोदी जी का जो स्वप्न है भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन का बनाने का, उसकी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम स्टैब्लिश होगा। और आप देखेंगे कि आगामी 5 वर्षों के भीतर भारत में जो बड़ी समस्याएं रही हैं उन समस्याओं का अंत होगा और भारत कहीं ना कहीं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में एक बड़ी इकोनॉमी, मोर देन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जी अंकुर जी, इसके अलावा जिस तरह से आपके नेता जयंत चौधरी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और बेहतर तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ देश में चुनाव में किसानों की किस तरह से नाराजगी रही है और उसका खामियाजा भी उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। क्या लगता है आपको कि अब जयंत चौधरी जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस तरह से निर्वहन करेंगे? और किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला ऑर्डर पास हुआ है किसान सम्मान निधि को लेकर, तो क्या ऐसे माना जाए कि इस बार किसानों को लेकर पिछली बार जो भी गलतियां हुई थी उसे डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी? देखिए प्रियंका जी, बहुत स्पष्ट बात है कि चौधरी चरण सिंह जी की परिवार का जो सदस्य है जयंत चौधरी जी कोई कॉमन मैन नहीं है, वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा और उनके परिवार के वंशज हैं। तो कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी किसान मतीजा थे, तो जयंत चौधरी के रूप में भी आम जनमानस को कहीं ना कहीं हम महसूस करेंगे कि किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को और समाज के पिछड़े वर्ग को एक नई आवाज प्राप्त हुई है। और जो भी आगामी कुछ समय के भीतर आप देखेंगे कि किसानों के रूप में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और आपको ये भी नजर आएगा कि जो किसानों की समस्याएं अब वो पार्लियामेंट में न केवल उन समस्याओं के ऊपर पूर्ण रूप से विचार होगा अपितु उनके समाधान के लिए स्टेप भी लिए जाएंगे। एमएसपी को लेकर क्या मांगे हैं आपकी और सरकार से किस तरह से किसानों का हक दिलवाएंगे आप? देखिए बहुत स्पष्ट बात है, मैं पुनः आपके सम्मानित चैनल पे कह रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कैबिनेट के लेवल पे डिसाइड होती हैं। अभी कल ही कैबिनेट का गठन हुआ है, नया पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं समझ रही हैं कि अभी इसके ऊपर कुछ भी कहना बहुत अर्ली हो जाएगा। जब हम लोग कोई बात आपके सामने बोलेंगे, मैं पार्टी को ठीक है, आपके पास मैं आती हूँ डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी भी, तभी आपके ठीक है अंकुर जी आती हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी भी हमारे साथ कांग्रेस से बने हैं। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, एक तो जिस तरह का मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश से तैयार हुआ है उसको लेकर अब ये माना जा रहा है कि 27 की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है और पहला फैसला किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑर्डर पास करना, क्या लगता है आपको? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं दिल्ली में, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह सबसे मुलाकात की है। क्या लग रहा है आपको जो कोशिश लगातार की जा रही है किसानों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी चेत चुकी है? प्रियंका जी, किसानों को लेकर चेत चुकी है। पिछले 10 साल में तो जो कहा वो पूरा किया नहीं, बल्कि उनको जो है कीले ठुकवाई गई, 700 किसानों पर गोलियां चलवाई गई, किसी न किसी तरह से उनकी आंदोलन में अपनी जान धोना पड़ा। तो अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। किसानों के मसीहा आदरणीय चौधरी चरण सिंह के बेटे आदरणीय जयंत चौधरी साहब को आगे की पंक्ति में न बिठाकर जो है आम दीर्घा में बिठाया, जिससे हमारे किसान बहुत नाराज हुए। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी है और इसके बाद आप जगह को लेकर अभी भी बात कर रहे हैं। अरे भाई, तो उसीलिए ना जो विरोध हुआ 2-3 दिन तक, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मोबाइल बंद कर लिया था, अपना फोन बंद कर लिया था। तो थोड़ी थोड़ी बात पर ये लोग अब नाराज होते रहेंगे, इसी तरह से मनाते रहेंगे और मनाने की। अच्छा अंकुर सक्सेना जी, क्या कहना है इस पर आपका? कह रहे हैं कि ऊपर की दीर्घा में जगह नहीं दी। देखिए वो मनाते रहेंगे इसी तरह, एक न एक दिन सरकार गिर जाएगी। मानसिकता कि ऐसे तो सपा सुप्रीमो उनको बोलने का मौका नहीं देते थे रैलियों के दौरान। देखिए ये तो हमेशा सपा सुप्रीमो ने मौका दिया है, इनको ये बात समझी ने अपने कि आम उनके साथियों का सम्मान किया है। ठीक है, किसी तरह के बीच में चाहे वोट बंद कर देने से, चाहे किसी तरह की छोटी छोटी बातों को तूल दे रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं। हमारी तरफ से बधाई है। और जहाँ तक आप किसानों की बात कह रही है, किसानों पर देखिए 10 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, एमएसपी पर कुछ
इन्होंने घोषणाएं की, नए एसपी से कोई उम्मीद है? हाँ, हमारी सरकार बनी होती तो हमने कहा था कानूनी दर्जा देंगे। लेकिन डॉक्टर एच एन उपाध्याय, दीर्घा को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह हुआ करते थे तब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी उनसे आगे लगती थी, तो दीर्घा की बात तो आप ना करें तो बेहतर होगा। प्रियंका जी, कहाँ न करें तो कहाँ आगे लगती थी? हमेशा मनमोहन सिंह जी का हमेशा कांग्रेस में प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा सम्मान रहा। अंकुर जी, आप जवाब दीजिएगा पहले। राहुल गांधी जी भी पार दिया करते थे, आपकी जो हमारी चैनल पर वीडियो चला राहुल गांधी जी ने पार दिया था, जो विश्व में मंदी आपकी की बात करते हैं। यहाँ तक सवाल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगर कांग्रेस पार्टी को इस बात को भूल जाना चाहिए और बाहर आना चाहिए और नई सरकार ने शपथ इनको बधाई देनी चाहिए। ये तो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती भी मान रही है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता वर्तमान समय में नई सरकार बनने के देशवासियों को बधाई है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। लेकिन डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, पहले आप अंकुर जी के सवाल का जवाब दे दीजिएगा। नई सरकार का गठन हुआ है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मिलेंगे तो बधाई दे देंगे। विपक्ष में आप हैं, लेकिन विपक्ष में इतनी नफरत कि आप नए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई तक न दें। उधर ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। प्रियंका जी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी तो गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, अब क्या क्या नहीं, लेकिन आप तो संविधान बचाने की बात करते थे ना, तो संविधान बचाने के साथ साथ लोकतंत्र में ये भी हो गया है कि प्रधानमंत्री बनने पर आप बधाई ना दें। ऐसा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विपक्षी नेताओं को कितना सम्मान किए हैं वो हमसे न कहवाइए। हम लोग सम्मान का प्रमाण पत्र आप बधाई दे रहे हैं, आप सम्मानित चैनल को बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र के इस में आपकी भी सफलता रही, हमारी भी सफलता रही। पब्लिक ने एनडीए 3.0 को चुना है। आप सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देंगे नहीं देंगे? क्या क्या आप लोकतंत्र की खूबसूरती का सम्मान करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री और जो देश की जनता ने, प्रधानमंत्री हमारे नहीं है, प्रधानमंत्री तो आपके भी है। ठीक है, आती हूँ मैं। हमारे साथ बीजेपी के आवरण मलिक जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, लेकिन नतीजे आने के बाद, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आप नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप विपक्ष में बैठेंगे, वो सरकार चलाने जा रहे हैं, और इसके बाद भी अगर ये मन में इस तरह के भाव रखे जाए तो अवरल मलिक जी, आपका क्या कहना है इस पर? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से निरंतर विकास करने का कार्य किया है पिछले 10 सालों में, उसी प्रकार से विकास की गति जारी रहेगी और चहुमुखी विकास निरंतर जारी रहेगा। इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। हमने गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार सबके हित में कार्य किया है। जिस प्रकार से आम आदमी के जीवन स्तर में परिवर्तन आ सके, उसके लिए हमारे द्वारा कार्य किए गए हैं, वो सबको नजर आ रहे हैं। हमने किसानों के हित में कार्य किया है, गरीबों के लिए कार्य किया है, पीड़ितों को न्याय दिलाने का। जी अविरल जी, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से दिल्ली में मुलाकात करने पहुंचे, अमित शाह जी से मुलाकात की, राजनाथ सिंह और तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात, नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की है, क्या इसे समझा जाए? मंथन करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद जो लिस्ट भी तैयार होकर आई है केंद्रीय मंत्रियों की, उसमें भी जाति और क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है। तो क्या ये मान सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने की शुरुआत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में फिर से कुछ बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है आने वाले समय में? देखिए, योगी जी मुलाकात करने के लिए गए थे, वो शिष्टाचारिक भेंट थी और उसके साथ साथ वो बधाई देने के लिए गए थे शपथ लेने के बाद। और उसके साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं जारी रहेंगे, जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर कार्य करती है। हम सबके हित के लिए कार्य करते हैं। नहीं, अविरल जी, वो ठीक है, विकास के कार्य करती है, लेकिन विकास के कार्य उत्तर प्रदेश में ज्यादा रंग लाते हुए नजर नहीं आए। जिस तरह से देखा है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को बेहतर जीत वहां पर मिली है और शानदार जीत लेकर आए हैं। ऐसे में तमाम जो नेताओं की बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको जगह मिली है। जाटों से लेकर जाटों, किसानों और जाटों की नाराजगी का असर देखने को मिला, ठाकुरों की नाराजगी का असर देखने को मिला। और इस तरह के मंत्रिमंडल में अगर हम देखें तो राजनाथ सिंह से लेकर एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, वहीं जाटों की बात करें तो जयंत चौधरी, पंकज चौधरी, कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद को लेकर भी ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि जिन जिन लोगों से नाराजगी थी, मंत्रिमंडल के सहारे उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है?
देखिए, जो मंत्री बनाए गए हैं वो जाति के आधार पर नहीं बनाए गए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है और वो है विकास। हम जातिवाद के आधार पर कार्य नहीं करते हैं। अच्छा। हम जातिवादी लोग नहीं हैं। हम समाज को बांटने में विश्वास नहीं रखते, समाज को हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, एक सूत्र में पिरोने में हम विश्वास रखते हैं। हम संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं और संविधान की धज्जियां तो आपके कहने का मतलब है कि इस पोर्टफोलियो में जाति का ध्यान नहीं रखा गया है? हम जाति के आधार पर कार्य नहीं करते, विकास के लिए हम कार्य करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबको साथ लेकर चलना हमारा उद्देश्य है। अरे लेकिन अविरल मलिक जी, जातियों ने आपसे मुंह तो मोड़ा ही है। दारा सिंह जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। दारा सिंह जी, क्या कहना है इस पर आपका? अविरल जी कह रहे जातियों के आधार पर फैसले नहीं लेते। जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को और आपके दोस्तों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये आज से नहीं, हमेशा के लिए दोगली रही है। जैसे दो मुंह सांप हमारे गांव में पकड़ा जाता है तो एक मुंह 6 महीने बाद बंद होता है, खुलता है। ये जाति की बात कर रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी है जाति के नाम पर नौकरी दी, जाति के नाम पर न्याय करती है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी एक लिस्ट जारी किए थे कुछ अपराधियों की, वो अभी छुट्टा साड़ की तरह जैसे हमारे गाँव में छुट्टा साड़ नहीं घूमते वैसे घूम रहे हैं। दूसरा, इनकी जो सरकार अच्छी बनी है ना, तो जैसे नई शादी नहीं होती तो 2 लाख आते हैं तो बड़ी अच्छी लगती, ननद को भी अच्छी लगती, देवर को भी अच्छी लगती, जेठ को भी अच्छी लगती है, उसकी चाय किसी भी हो वो भी सबको अच्छी लगती है। मगर धीरे धीरे देख लीजिए, अभी एक इनके मंत्री है तो देश के मॉडल नाराज हो गए, शायद उनको चाय सरकार ने नहीं दे पाई। तो ये अभी नई नवेली जो बनी हुई है और 4-5 महीने रुपये लड़खड़ाते हुए नजर आएगी और जितनी भी समीकरण है वो आपको सामने नजर आएगी। नहीं, लेकिन दारा सिंह जी, जाति के नाम पर सबसे बड़ा सफलता का उदाहरण तो आप ही पेश कर रहे हैं, तो ऐसे में जाति के साथ जाने में बुराई क्या है फिर? नहीं, मैंने जाति में हमने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात की, उनके समाज की न्याय की बात की, उनके साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी कर रही थी हमने उसकी बात की। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अगर अभी यही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने यादवों को दे देते टिकट तो यही लोग कहते नो तो यादव को जी अंकुर जी जवाब दीजिएगा। समझ गए? तो भारतीय जनता पार्टी को तो न इस देश छुड़ाना चाहती है। अरे लेकिन पीडीए की आप बात कर रहे हैं दारा सिंह जी, पीडीए मतलब पिछड़ा मतलब पिछड़ी जाति, दलित मतलब दलित जातियां, आती तो जातियों में ही। अंकुर जी जवाब दीजिएगा। इसमें उन्होंने पिछड़े दलित बता दीजिए जितने मंत्री बने हो कोई कार्य कर पाए, वो अपने घर की नागरिक तक नहीं करा पाए, एक अपने बेटे को जो है जमानत नहीं दिलवा पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े दलित में चंडी की तरह रचना करती है। जैसे मोहन बाबू ने मध्य प्रदेश के है तो महाभारत में तो उसमें चंडी का बोल हुआ था, उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी सुनने का मादा नहीं रखती है। अभी मुझे दो मुँहे सांप का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन इनका दो मुँहा चरित्र तो आपके सम्मानित चैनल पे सामने आ गया है। अभी देखिए, आपने कहा पीडीए तो ये कहने लगे पिछड़ा दलित और सारे लोगों का नाम लेने लगे, और हम अगर सर्व समाज के लिए काम करते तो आप कहते हो हम जाति में बांट रहे हैं। आप तो जाति की राजनीति का मतलब आप अगर कुछ कर रहे हो तो आप उसको कह देते हो कि हम पीडीए के नाम पे, आप पीडीए के फार्मूले में समाज को बांट रहे हो। और हम तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, हम सर्व की बात कर रहे हैं। प्रणाली की वजह से आपके गठबंधन को बहुत किया है और आप अभी 2029 में पार्टी के नेता बन गए हैं, उनके मंत्री बन गए। आप बताइए किसानों की तो दुगनी आय होगी कि नहीं? जो 15 लाख लेने की बात कही थी वो होगी कि नहीं? तो मणिपुर वाला केस जो पेंडिंग है वो आप बधाई दे रहे हैं। हमारे मंत्री बने, आप बधाई दे रहे नहीं दे रहे? हमारे मंत्री बने तो आप केंद्र सरकार प्रधानमंत्री को और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सरकार बनने में बधाई दे रहे हैं नहीं दे रहे? पहले इस चीज को स्पष्ट कीजिए। आप बधाई दे रहे हैं लोकतंत्र के उत्सव में, कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का उत्सव होगा साम्राज्यिक सरकार बनने पे आप बधाई देते नहीं दे रहे? आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप विपक्ष के रूप में सरकार को मान नहीं रहे, आप विध्वंसक कार्य कर रहे हैं। आप दारा सिंह जी जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। इस बात को बढ़ाई हम दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बेहतर सीटें आपको मिली हैं,
खुशी में ही बधाई आप दे सकते हैं कम से कम। हम पद का बधाई देते हैं, जिसमें मंत्री है, प्रधानमंत्री जी को सबको देते। मैं उस व्यक्ति को नहीं देता हूँ जो देश बर्बाद कर दिया हो। अच्छा, उस व्यक्ति को बधाई मैं अगर देश बर्बाद करने का फिर कंडीशन अविरल मलिक जी जवाब दीजिएगा। पर आरोप लगा अविरल मलिक जी, प्रधानमंत्री देश की जनता का मैंडेट भी दारा सिंह जी, देश की जनता ने तीसरी बार चुना है। ऐसे अगर जब 94 तो आजादी 2 रुपए में बिक जाते हैं, ऐसे भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप अपनी भाषा शैली को समझ के पेश करें। केंद्र सरकार के मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री। अविरल जी पहले आप जवाब दीजिएगा। अविरल जी पहले जवाब दीजिएगा। अविरल जी मेरी आवाज पहुंच रही है, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, दारा सिंह जी कह रहे हैं कि बधाई वो जरूर देते हैं, लेकिन देश को बर्बादी की ओर ले जाने वालों को बधाई नहीं दे सकते। चलिए अब मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश को बर्बादी की ओर कौन लेकर जा रहा था। क्या अखिलेश यादव के समय में जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर दंगे हुए, सुन लीजिए, गायत्री प्रजापति को बढ़ावा दिया गया, संरक्षण प्रदान किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया, आपने दिया और माननीय अखिलेश यादव जी को ला रहे हो। अरे हमसे तो निपट लो पहले, हमसे योजना हमने आप भारतीय जनता पार्टी के नेता लाखों लोगों को पैसा दे सके पढ़ाई के लिए, एक बच्चों को पढ़ाने की तुम लोगों की औकात है, हमारे माध्यम तक पहुंच जाते हो। आदिवासियों के लिए हमने आपकी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। सबको सम्मान दिया है, सम्मान दिया गया है। मुखिया मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी की नीति एनडीए सरकार ने पदम दिया है। सक्सेना जी, ठीक है, अगला सवाल मेरा अंकुर सक्सेना जी से है। अंकुर जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को हासिल हुई है, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो इस बार 2019 के मुकाबले मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरकर सामने आए हैं। पीडीए की जिस तरह से सफलता मिली है उत्तर प्रदेश में, और पीडीए को लेकर जिस तरह से बात करते हैं, क्या कहीं ना कहीं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में आप घटक दलों को भी अब लगता है कि धर्म की राजनीति तो नहीं चली, लेकिन जातियों को लेकर अभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार में जनता उस पर फैसला भी करती है, और कहीं ना कहीं नतीजे भी उसी के आधार पर सामने आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने विघटनकारी राजनीति की, इनने समाज को धर्म, जाति और संप्रदाय में बांटा, और एनडीए गठबंधन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नहीं, लेकिन फिर ऐसे में बीजेपी पर भी तो धर्म की राजनीति करने का आरोप लगता है ना अंकुर जी? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। आरोप लगता है, पर धर्म की राजनीति कर नहीं रहे। किसी के ऊपर आरोप लगाना और धर्म की राजनीति करना, दोनों में अंतर होता है। अच्छा। आप देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों लोग कहीं ना कहीं आप देखिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने तो केवल एक ही बात कही ना कि मोदी जी की गारंटी। हम लोगों ने तो केवल अगर मान लीजिए हम लोगों ने किसी को मकान दिया है तो वो सबको दिया है, धर्म, जाति और संप्रदाय। अरे राम मंदिर का मुद्दा लेकर राम मंदिर बन गया था, राम मंदिर का मुद्दा हालांकि चला नहीं, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे का प्रचार प्रसार तो आप ही करते थे ना डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी? जवाब दीजिए। राम जी तो हमारी आस्था है, और जो हमारी आस्था और राजनीति तो अलग होती है ना, तो आस्था पे तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं आपको बहुत बोलिए। ऐसा है प्रियंका जी, भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है हमारे आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने कहा कि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूँ, हमको पिछड़ी जात का वोट इसलिए मिलना चाहिए। जाति की बात, ये बात अलग है कि ये पिछड़ी में नहीं पैदा हुए थे, ये सामान्य जात में पैदा हुए थे। जब मुख्यमंत्री बने तब अपनी जात को पिछड़ी जात। अरे डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम मत कीजिए, फिलहाल वो ओबीसी में है ना, अब किसने कब किसको मौका दिया? ऐसे तो संविधान में धीरे धीरे ही मौका मिला होगा। अब आप स्टार्टिंग से गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो कैसे बात बनेगी? तो आज आप प्रधानमंत्री जी कहा नहीं थी कि मैं ओबीसी में पैदा हुआ, हमको वोट दीजिए। और ऐसे तो बहुत से लोगों के
सरनेम जो था वो फिरोज था और गांधी ने वो आगे आके कहा कह रही जाति संतुलन की बात, ये पिछड़ी की बात करेंगे लेकिन सामाजिक गणना नहीं कराएंगे, जातिगत गणना नहीं कराएंगे, जिससे उनकी भागीदारी के पता चल जाए। मंत्रिमंडल में ले लीजिए और ये बना दीजिए, उससे पिछड़े दलितों का भला होने वाला नहीं है। जब तक हमारे आदरणीय भारत की सरकार जातिगत गणना कराइए, पता कांग्रेस का अब उत्तर प्रदेश सरकार को सरकार का स्वागत करते हैं। प्रदेश में सभी जातियां नाराज थी, अब ब्राह्मण समाज का आप जो कल संवैधानिक तौर पर शपथ लिए ब्राह्मण समाज मंत्री बनाया गया है। अब ब्राह्मण समाज जातीय जनगणना पर क्या स्टैंड है? अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी जातीय जनगणना की बात कर रही है, जातीय जनगणना है तो पिछली जनगणना के आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, पॉलिसी बनाने में अगर उससे मदद मिलती है तो आपत्ति क्या है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाई कैबिनेट डिसाइड होती हैं। कैबिनेट के द्वारा अगर इस पे कोई डिसीजन लिया जाएगा, कल शपथ ग्रहण हुआ है, हम किसी के देखिए ये चैनल पे बैठ के डिसाइड होने वाली चीज नहीं है। कल हमारे यहाँ शपथ ग्रहण हुआ है, कैबिनेट की मीटिंग में इस पे डिसीजन होगा और ये बड़ा हाई लेवल का डिसीजन होता है। जब इस पे कोई भी चीज, कोई भी बात उभर के या निकल के सामने आएगी। समय मेरे पास ज्यादा नहीं। अविरल मलिक जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। अविरल जी फाइनल कमेंट। जी, फाइनल कमेंट। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये सारे लोग जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे लेकिन अविरल जी, जातीय गणित तो आपकी लिस्ट में भी साधा गया है, मंत्रिमंडल की लिस्ट में भी। अब आप माने या ना माने, एच.एन. उपाध्याय जी फाइनल कमेंट। ठीक है प्रियंका जी, जो भी इन्होंने मंत्रिमंडल बनाया है ठीक है, हम सब इनको बधाई देते हैं, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को। ये लोग सरकार जब बनाए हैं तो देश के लिए, प्रदेश के विकास में अपनी ऊर्जा को लगावे और सही कामों में लगावे। चलिए, अच्छा आपने बधाई दे दी। दारा सिंह जी फाइनल कमेंट। देखिए, ये लोग अब क्या करते हैं, जब अयोध्या फेल हो गए, हार गए हैं, तो अब जाति की दुहाई देंगे, कहीं किस चीज की दुहाई देंगे। और कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो पार्टी में थे तो उनको जातिवाद नहीं दिखता था, पहली सरकार के इतने समय नहीं है। लेकिन दारा सिंह जी लिस्ट के साथ एक बार फिर से डैमेज कंट्रोल की शुरुआत हो गई। अब देखना ही होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अविरल जी, डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, दारा सिंह जी और अंकुर सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिग्गज नेताओं के साथ दिल्ली में मुलाकात होती है और उसके बाद माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है और उसके साथ ही साथ क्षेत्र और जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अब देखना यह होगा कि शुरुआत जिस तरह से की गई थी उसका नतीजा आगे आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलता है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।